नमस्कार। डॉक्टर मुल्ला आदम अली की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 9 सितंबर 2021 यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र की 171वीं जन्म जयंती। इस अवसर पर भारतेंदु के भाषिक अवदान की एक संक्षिप्त चर्चा प्रस्तुत है, परंतु उससे पहले इस बात का उल्लेख अवश्य करना चाहती हूँ कि भारतेंदु की जीवन धारा तो मात्र 35 वर्ष बल्कि 34.25 वर्ष में ही सिमट गई थी, परंतु हम उनसे जुड़े संपूर्ण 5 दशक को यानी 1850 से लेकर 1900 तक के समय को हिंदी साहित्य में भारतेंदु युग के नाम से जानते हैं। एक राष्ट्र के नाते भारतीय इतिहास में राजनैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और साहित्यिक दृष्टि से यह कालखंड बहुत महत्वपूर्ण रहा है। राजनैतिक दृष्टि से यह 1857 की क्रांति का यानी हमारे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का समय है। सांस्कृतिक दृष्टि से यह नवचेतन काल है, जिसमें ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी और रामकृष्ण मिशन की स्थापना हो चुकी थी। सामाजिक दृष्टि से उथल पुथल का समय है, क्योंकि उत्तर भारत में ईसाई धर्म का प्रचार खड़ी बोली में किया जाना आरंभ हो गया था। और साहित्यिक दृष्टि से सैयद ईशा अल्लाह खान द्वारा रानी केतकी की कहानी से खड़ी बोली में गद्य रचना का श्री गणेश तो बहुत पहले हो चुका था, और उसके बाद सदल मिश्र के नचिकेतोपाख्यान तथा सदा सुखलाल के विष्णु पुराण का प्रकाशन भी हो चुका था। इस पृष्ठभूमि में भारतेंदु का अभ्युदय हिंदी साहित्य में एक ऐतिहासिक घटना है, क्योंकि उनका महत्व संधिकाल के एक महत्वपूर्ण साहित्यकार के नाते ही नहीं है, अपितु भाषा के महत्व को जानते हुए उसके माध्यम से लोक कल्याण तथा जन जागरण में महती भूमिका निभाने के कारण भी रहा है। भारतेंदु का व्यक्तित्व तथा कृतित्व क्रांतिकारी रहा है। अंग्रेजों के शासनकाल में एक समृद्ध परिवार में जन्म लेकर भी भारतेंदु हृदय से धन ऐश्वर्य के प्रति निर्लिप्त ही रहे। उनका जीवन तथा साहित्य बहुआयामी तथा बहुपक्षीय रहा है। उसकी वृहत तो क्या संक्षिप्त चर्चा भी अपनी सीमा में यहाँ संभव नहीं है। अतः उनके भाषिक अवदान पर थोड़ा प्रकाश डालने का प्रयास यहाँ किया जा रहा है। भाषा की दृष्टि से भारतेंदु का युग विशिष्ट रहा है। एक और तो यह वह समय था जब ब्रज भाषा तथा खड़ी बोली के मध्य विवादास्पद स्थिति एक आंदोलन का रूप ले चुकी थी। यह वह समय था जब कचहरी की भाषा उर्दू थी। यह वह समय था जब साहित्य में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद तो उर्दूनिष्ठ भाषा का प्रयोग कर रहे थे, परंतु राजा लक्ष्मण सिंह संस्कृतनिष्ठ भाषा का प्रयोग कर रहे थे। यह वह समय था जब भाषा का प्रश्न मात्र साहित्य से ही नहीं अपितु समाज से भी जुड़ा था, और यही वह समय था जब भाषा के संबंध में एक निश्चित अवधारणा के साथ सामाजिक तथा साहित्यिक मंच पर भारतेंदु का शुभागमन होता है। अपनी राष्ट्रीय भावना को प्रबल रखते हुए भारतेंदु भाषा के संबंध में किसी भी विवाद में अपनी ऊर्जा का क्षय
न करते हुए एक सकारात्मक भूमिका निभाते हैं। अपने प्रबोध से उन्होंने सदा भाषाओं के मध्य एक संतुलन बनाए रखा तथा अभिव्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार जहाँ जिस भाषा का प्रयोग उचित समझा उसका प्रयोग, उसका उपयोग बिना किसी दुराग्रह के किया। तत्कालीन समाज तथा भाषा की दुर्दशा का जो चित्र भारतेंदु ने इन 4 पंक्तियों में खींचा है वह अपनी कहानी आप कहता है। भोज मरे और विक्रम हूँ, किनको अब रोई के काव्य सुनाइए। भाषा भई उर्दू जग की, अब तो इन ग्रंथन नीर डुबाइए। राजा भये सब स्वार्थ पीन, अमीर हूँ हिन कीन्हे दर्शाइए। नाहक देनी समस्या अबे, यह ग्रीष्म में प्यारे हिमंत बनाइए। कहना होगा भारतेंदु आजीवन उस ग्रीष्म को हेमंत बनाने में लगे रहे। उनका साहित्यिक योगदान तो महत है ही, परंतु भाषिक अवदान भी कोई कम नहीं है। अपने साहित्य सृजन से एक और जहाँ वे भाषा को परिमार्जित और परिष्कृत कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर अपने भाषणों तथा समाचार पत्रों यथा कविवचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र पत्रिका से समाज में अपनी भाषा को प्रतिष्ठित भी कर रहे थे। भारतेंदु तथा उनके मंडल के लेखक लोकधारा से अच्छी तरह परिचित थे, अतः उन्होंने अपनी गद्य रचनाओं की भाषा से जनसामान्य के साथ एक तादात्म्य स्थापित किया, जिनमें पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, ठाकुर जगमोहन सिंह प्रमुख हैं, जिनमें अधिकांश लेखक अपनी पत्रिका के माध्यम से हिंदी गद्य को एक दिशा देने का कार्य कर रहे थे। इतना ही नहीं, भारतेंदु के विदेशी हिंदी मित्र फ्रेडरिक पिनकॉट इंग्लैंड में रहते हुए भी हिंदी ग्रंथों के अंग्रेजी अनुवाद करके हिंदी की लोकप्रियता तथा प्रचार प्रसार में श्रीवृद्धि कर रहे थे। भाषा पर भारतेंदु का असाधारण अधिकार था। एक और वे संस्कृत के ज्ञाता थे, तो दूसरी ओर ब्रजभाषा का भी उन्हें अच्छा खासा ज्ञान था। वे निरंतर खड़ी बोली को राष्ट्रव्यापी बनाने के प्रयास में लगे रहे। साथ ही प्रादेशिक भाषाओं के महत्व को भी वे खूब जानते और समझते थे। इसीलिए अपने नाटकों में पात्रों के अनुरूप उन्होंने बांग्ला, गुजराती, मराठी, पंजाबी और उर्दू भाषा का प्रयोग कर समाज के सभी वर्गों को जोड़ने का सफलतापूर्वक प्रयास किया। अपनी रचनाओं में भारतेंदु ने तद्भव और देशज शब्दावली के प्रयोग के साथ मुहावरों का भी उपयोग करके उसे जनमानस के लिए अधिकाधिक ग्राह्य बनाया। इसी के साथ साथ एक और भारतेंदु ने जहाँ अपनी भक्तिपरक रचनाओं से ब्रजभाषा की प्रतिष्ठा को बनाए रखा, वहीं दूसरी ओर उर्दू गज़लों के छंदशास्त्र को बनाए हुए खड़ी बोली का मार्ग भी प्रशस्त किया। भूलना न होगा कि यही वह खड़ी बोली है जो कालांतर में हिंदी कविता में स्वीकृत हुई। बोली से भाषा की इस यात्रा का उषक काल भारतेंदु के नाम है। भाषा की दृष्टि से भारतेंदु साहित्य प्राचीन और अर्वाचीन का एक पवित्र संगम स्थल है। भाषा एक और जहाँ उनका साहित्य समृद्ध कर रही थी, वहीं दूसरी ओर एक निश्चित स्वरूप भी ग्रहण कर रही थी।
स्वामी रामानंद ने जैसे भक्ति आंदोलन को लोकाभिमुख किया, जैसे स्वामी रामानंद ने भक्ति साहित्य को संस्कृत की सीमा से निकालकर कबीर, रैदास, धन्ना, पीपा को लोक भाषा में लिखने हेतु प्रेरित किया, ठीक वैसे ही भारतेंदु ने भी जनपदीय भाषा का प्रयोग अपने नाटकों में कर उसे प्रासंगिक बनाया। भारतेंदु ने देवालयों तथा महलों की सीमा में कैद क्लिष्ट भाषा को लोक भाषा में रूपांतरित किया। प्रोफेसर कपिल देव सिंह के शब्दों में भारतेंदु रीतिकाल और आधुनिक काल के सीमाधिष्ठित कवि ही नहीं हैं, वरन उनकी रचनाओं में संपूर्ण हिंदी साहित्य का समस्त युग बोल रहा है। भारतेंदु जी ने अपने व्यक्तित्व को विश्व बंधुत्व में विलीन कर दिया है। अनकोट। भारतेंदु के नाटक विषय की दृष्टि से ही नहीं अपितु भाषा की दृष्टि से भी रेखांकनीय हैं। भारत दुर्दशा के माध्यम से राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत नाटक लिखने की परंपरा का श्रेय भारतेंदु को जाता है। आपातकाल में अंधेर नगरी के मंचन पर तत्कालीन सरकार द्वारा लगाया गया प्रतिबंध इस बात का प्रतीक है कि साहित्य में कोई तत्व होता है जो जनमानस से जुड़ा होता है और वही उसे कालजयी बनाता है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अंधेर नगरी को जन साहित्य का आदर्श नाटक माना है। आज अपने चरम पर पहुंचे बाजारवाद तथा उपभोक्तावाद की आहट भारतेंदु ने अपने समय में ही सुन ली थी और तभी उन्होंने कहा था, साच कहे तो पनगी खाए, झूठ कहे तो पदवी पाए। साच कहे तो पनगी खाए, झूठ कहे तो पदवी पाए। उस समय की ही नहीं, यह हमारे समय की भी एक बड़ी विडंबनाओं में से एक है। भारतेंदु के नाटकों में पूरा युग मुखर होता है, जिसमें भारतीय संस्कृति का गौरव तो है, साथ में अंधविश्वास, छुआछूत, पाखंड, आर्थिक तंगी, बाल विवाह, स्त्रियों की दुर्दशा जैसे लगभग सारे सामाजिक अभिशाप भी आते हैं। गणपति चंद्र गुप्त के शब्दों में नाट्य कला के क्षेत्र में भारतेंदु ही नहीं पूर्णेंदु थे। नाट्य कला के क्षेत्र में भारतेंदु ही नहीं पूर्णेंदु थे। अनकोट। भारतेंदु आजीवन राष्ट्र प्रेम तथा राष्ट्र गौरव को भाषा के गौरव से जोड़ते रहे और इसका निर्वाह करते हुए उन्होंने राष्ट्रीय एकता तथा समता को भी समान रूप से रेखांकित किया। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो शीर्षक से बलिया में 3 दिसंबर 1884 को दिया उनका भाषण इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसे रामविलास शर्मा ने भारत के श्रेष्ठ वक्तव्यों में से एक गिना है। आज का यह समय एक बार पुनः उस वक्तव्य को पुनः स्मरण करने का है, जिसमें भारतेंदु जी ने अंग्रेजी राज को घर में लगी आग की उपमा देते हुए हिंदू मुसलमानों को आह्वान करते हुए कहा था कि अब जेठानी देवरानी की आपसी डाह छोड़कर घर की इस आग को बुझाना चाहिए। आज जबकि आतंकवाद के रूप में विदेशी ताकतें और कुछ हमारे अपने घर की ताकतें भारत को विघटित कर रही है, तब भारतेंदु की सम्यक दृष्टि को जीवन में उतारने की आवश्यकता है। इस ऐतिहासिक भाषण में भारतेंदु ने स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग कर देश का धन देश ही में रखने के महत्व पर भी बल दिया था। आज भी इसकी महती आवश्यकता है।
1883-84 में भारतेंदु ने हिंदी भाषा शीर्षक से एक पुस्तिका प्रकाशित की थी, परंतु उससे पहले 1877 में हिंदी नई चाल में ढली शीर्षक से दिया गया उनका काव्यात्मक भाषण स्मरणीय है। अपने इस भाषण में उन्होंने स्वीकारा था कि अंग्रेजी के माध्यम से हमें सभी विद्याएं मिलती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, किंतु तकनीकी ज्ञान हिंदी में दिए जाने की आवश्यकता पर उन्होंने बल दिया था। राजनीतिक चेतना तथा समझ हिंदी में ही विकसित होनी चाहिए। यहाँ उन्होंने भाषाओं के समन्वय की भी बात कही थी और अनुवाद पर भी बल दिया था। 140 वर्ष पूर्व जो उन्होंने कहा था वह आज भी हमारी समझ में नहीं आया, और सचमुच इतिहास हमें यह बताता है कि हम इतिहास से कोई सबक नहीं लेते। भारतेंदु की तरह यह सद्भाग्य भी बिरले ही किसी को मिलता है कि मात्र 35 वर्ष के अल्पायु जीवन जीने के बाद भी हम आज न सिर्फ उनके साहित्य सृजन को याद करते हैं, बल्कि कहना होगा कि आज हम उन्हें 3 बातों के लिए याद करते हैं। उनका अपना साहित्य सृजन तो है ही, इसी के साथ उनके समय में प्रभावित होकर लिखने वाले उनके समकालीन लेखकों के साहित्य के लिए भी उन्हें याद किया जाता है, और तीसरे उनके परवर्ती समय में उन्हें प्रेरणा पुरुष मानकर साहित्य सृजन करने वाले उनके अनुगामियों के माध्यम से भी हम उन्हें याद करते हैं। भारतेंदु साहित्य के व्यापक प्रभाव का रोचक उल्लेख प्रोफेसर कपिल देव सिंह ने अपनी पुस्तक मूल्यांकन में किया है। लेखक के अनुसार उनके नगर में एक बार भारतेंदु हरिश्चंद्र की जयंती का आयोजन किया गया था। सभी वक्ताओं के भाषण संपन्न होने के बाद सभापति महोदय वक्तव्य देने के लिए खड़े हुए और कहने लगे, हम जिस हरिश्चंद्र की जयंती मना रहे हैं उन्होंने पत्नी तथा पुत्र का दान किया। हिंदू जाति सदैव उन पर गर्व करती रहेगी। इस पर निकट खड़े हुए एक सदस्य ने, मंच पर जो खड़े हुए थे, वो सभापति महोदय के पास गए और उन्होंने कहा कि यह हरिश्चंद्र और है, वे साहित्यिक हैं, आप तो राजा हरिश्चंद्र की बात कर रहे हैं। तो सभापति महोदय बिगड़ गए और उन्होंने कहा, हम तो एक ही हरिश्चंद्र को जानते हैं जिनका हमने उल्लेख किया। और सभापति महोदय कहने लगे, चंद्र ठरे सूरज ठरे, ठरे जगत व्यवहार, पैदड़ हरिश्चंद्र के, ठरे न सत्य विचार। कपिल देव सिंह आगे कहते हैं कि विस्मय की बात तो यह है कि सभापति दुराग्रह एवं कूप मंडूकत्व प्रदर्शित करते हुए भी उसी मनीषी का दोहा पढ़ रहे थे जिसके विषय में अपनी अनभिज्ञता प्रकट कर रहे थे। अनकोट। यह है श्रुति परंपरा का परिणाम। जिन्होंने भारतेंदु को नहीं पढ़ा वे भी भारतेंदु के साहित्य को और उनके दोहों से श्रुति परंपरा के माध्यम से परिचित हैं। भारतेंदु के कार्य का बखान हम क्या करेंगे, उसके लिए भी हमें उन्हीं की वाणी का, उन्हीं के दोहे का उपयोग करना होगा। गंगा जल का अभिषेक जैसे गंगा ही के जल से होता है। भारतेंदु जी की 2 पंक्तियों के साथ अपनी बात का समापन कर रही हूँ। कहेंगे नैन नीर भरी भरी पाछे, कहेंगे नैन नीर भरी भरी पाछे, प्यारे हरिचंद जू की कहानी रह जाएगी, प्यारे हरिचंद जू की कहानी रह जाएगी। साहित्य और साहित्यकारों की एक झलक पाने के लिए इसी तरह से जुड़े रहिए डॉक्टर मुल्ला आदम अली की यूट्यूब चैनल से, और इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। नमस्कार।